आज का यह लेक्चर डिग्री के संदर्भ में तीसरी कड़ी है। पिछले 2 लेक्चर में मैंने डिग्री के बारे में प्रारंभिक बातें कही। आज कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे और आप सबों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आज का लेक्चर मेरे अनुभव के आधार पर है, क्योंकि लगातार एकेडमी में डिग्री से संबंधित बराबर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे। विधि व्यवसाय से जुड़े अधिवक्ताओं द्वारा भी विभिन्न न्यायालयों से संपर्क करके मुझसे लोग पूछते हैं, या किसी संदर्भ में डिग्री के बारे में स्पष्टता उनको नहीं है, या किस प्रावधान में कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण ये सब प्रश्न उठता है। तो आज हम कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों को समावेश कर दें ताकि आप लोगों को अच्छी जानकारी हो सके डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले डिग्री का डेफिनेशन मैंने बताया था। उसके बाद बताया था कि डिग्री कई तरह की होती है, प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। इसके संदर्भ में कहाँ कहाँ प्रावधान है ये जानना जरूरी है। कुछ लोग प्रयास नहीं करते हैं इसलिए नहीं मिलता है, या अगर प्रयास करते हैं तो कहाँ मिलेगा ये जानकारी नहीं है, इसके अभाव में परेशानी होती है। सब सीपीसी में ही लिखा हुआ है, और जो नहीं लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर स्थान में, तो कई स्थानों पर जो प्रावधान है उसको मिलाकर पढ़ने से समझ में आएगा। और ये भी मैंने कहा था कि राइट्स ऑफ द पार्टीज का निर्णय जब हो गया तो वो कंक्लूसिव होता है, यानी कि अब कुछ बाकी नहीं। ये ड्यूटी है सिविल कोर्ट का। जब पार्टीशन का मुकदमा आता है, खास करके पार्टीशन के संदर्भ में, क्योंकि ज्यादा आपको इसी की आवश्यकता पड़ेगी और इससे संबंध में ज्यादा क्वेरी होते रहा है, तो पार्टीशन के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो पार्टीशन के संदर्भ में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है, वेंकटा रेड्डी वर्सेज पेट्टी रेड्डी के केस में, वेंकटा रेड्डी वर्सेज पेट्टी रेड्डी के केस में जो AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 992 में रिपोर्टेड है, इसमें 2 प्रमुख बातें कही गई है। पहली बात यह है कि प्रीलिमिनरी डिग्री है जो कंक्लूसिव है। कंक्लूसिव इन द सेंस कि जो राइट टाइटल स्टेटस पार्टीज का लिटिगेशन के अंतर्गत डिस्प्यूट में रहता है किसी भी सूट में, तो वो कंक्लूड हो गया, मतलब डिसीजन उस पर कंक्लूड हो गया कि किसका क्या राइट है, क्या स्टेटस है। अगर शेयर का डिस्प्यूट है तो शेयर डिसाइड हो गया, अगर मैट्रिमोनियल स्टेटस का डिस्प्यूट है तो वो डिसाइड हो गया, अगर राइट टू ऑफिस है तो वो डिसाइड हो गया, किसी के यहाँ मनी ड्यू है तो वो डिसाइड हो गया। तो जिस तरह का भी डिस्प्यूट है वो सब डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर प्रीलिमिनरी डिग्री से के आधार पर आगे कुछ और कार्य करना है, तब वैसी स्थिति में फाइनल डिग्री की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो फाइनल डिग्री की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो फाइनल डिग्री की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जिस प्रकार के विवाद में फाइनल डिग्री बनती है, यानी कि अंतिम जयपत्र जब बनता है, तो उसी के आधार पर इजराई का मुकदमा होता है, एक्सक्यूशन होता है।
प्रीलिमिनरी डिग्री के आधार पर एक्सक्यूशन नहीं हो सकता। तो दो कारण हो गया। एक कारण हुआ कि अभी सिर्फ राइट्स डिक्लेयर हो गया, कंक्लूसिवली डिसाइडेड हो गया, लेकिन उसके हिसाब से अगर पार्टीशन करना है तो पार्टीशन नहीं हुआ। अगर अकाउंट्स का लेन देन करना है तो उसका लेन देन नहीं हुआ। कुछ न कुछ एक्ट उस पर बाकी रह गया। तो वो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को प्रिपरेशन ऑफ फाइनल डिग्री कहते हैं। फाइनल डिग्री बनने के बाद ही उस डिग्री में किसी का राइट्स है, डिग्री होल्डर का, और जजमेंट डेटर का ऑब्लिगेशन है, लेना देना है, तो वो उस डिग्री के ही आधार पर एक्सक्यूशन फाइल करेगा। यानी कि प्रिलिमिनरी डिग्री इज कंक्लूसिव बट फाइनल डिग्री इज एक्सक्यूटेबल। ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित कर दिया है। अब उसको एक उदाहरण से समझिए कि अगर पार्टीशन सूट हुआ तो पहले प्रिलिमिनरी डिग्री होती है। प्रिलिमिनरी डिग्री के आधार पर कोई एक्सक्यूशन नहीं हो सकता। जब फाइनल डिग्री बन गई और फाइनल डिग्री में जो प्रॉपर्टी किसी को अलाउट हुआ वो दूसरे के कब्जा में है, वो कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो कब्जा के लिए वो एक्सक्यूशन फाइल करेगा, तो फाइनल डिग्री के हिसाब से पास करेगा। तो इसका और इम्पोर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट आवेगा, उस पर और विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है कि लिमिटेशन कब से रन करेगा, डेट ऑफ डिग्री क्या होगा, और अगर टाइम स्पेंड हो गया प्लेंटिफ के डिफेक्ट के वजह से, डिफॉल्ट के वजह से, तो उसका क्या होगा। ये सब बहुत सा टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कमिश्नर फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग कैसे कंडक्ट करता है और उसका कहाँ प्रावधान है, इसके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं। जो लोग लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिकली देखते हैं, या जो ट्रायल कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स लोग हैं वो लोग देखते हैं, उनको अनुभव है, अनुभव से धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। लेकिन कहाँ कौन सा प्रावधान है ये जानने, समझने, ये खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आया तब इसका होता है। तो आज सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कौन कौन से सूट में प्रिलिमिनरी डिग्री होता है। तो इसको पहचानने का दो तरीका है, जिसमें डिग्री का फॉर्म बना हुआ है सीपीसी में। सीपीसी का जो मेरा लेक्चर सीरीज है उसमें अरेंजमेंट ऑफ सीपीसी इन 3 पार्ट्स में मैंने डिटेल्स बताया है कि पहला पार्ट है सेक्शन, दूसरा पार्ट है ऑर्डर एंड रूल, और तीसरा पार्ट है अपेंडिक्स। और तीनों ऐसा इंटरमिंगल्ड है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री है, कि अलग करके उसको नहीं देखा सकता है। और तीनों में से किसी एक का नॉन कंप्लायंस है तो फैटल हो जाएगा फॉर दैट सूट। तो वो भी मैंडेटरी है और उसके लिए संबंधित प्रावधान भी बताए थे, और उससे संदर्भ में जजमेंट भी हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का बताया गया था। तो अपेंडिक्स में अगर देखेंगे तो अपेंडिक्स डी है। अपेंडिक्स डी है जो अपेंडिक्स डी बताता है कि कितना तरह की डिग्री बनती है। ऑलमोस्ट 27-28 प्रकार का फॉर्म उसमें दिया हुआ है, और जिसमें 2 डिग्री बनती है उसमें लिखा हुआ है फॉर्म में। तो अगर कोई ये जानना चाहे कि किस केस में 2 डिग्री बनेगी, यानी प्रिलिमिनरी या फाइनल डिग्री, तो अपेंडिक्स देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा, सीपीसी में डिग्री के बारे में, जजमेंट एंड डिग्री बारे में एक स्पेशल प्रावधान है, ऑर्डर 20 है। तो ऑर्डर 20 को भी देखने से पता चलेगा। तो ऑर्डर 20 के हिसाब से क्या है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सूट है, कम आप लोग को देखने का मौका मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन सूट का, तो उसके लिए प्रावधान बना हुआ है ऑर्डर 20 रूल 13 में। कोई व्यक्ति मर गया और उसके प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्प्यूट हो गया, तो जो उसका वेल विशर है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में जा सकता है। हमको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाए, हम इस स्टेट को
एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो उसके लिए सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दूसरा प्रावधान है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंट्स। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंट्स के लिए है क्या, ऑर्डर 20 रूल 15 है आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए, और अकाउंट है ऑर्डर 20 रूल 16। अगर किसी सूट में दोनों है या दोनों में से एक, तो अगर डिसॉल्यूशन का सिर्फ है तो रूल 15, और अगर अकाउंट्स का है तो रूल 16। अगर दोनों है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंट्स, तो रूल 15 एंड 16 को देखने से पता चलता है कि 2 डिग्री बनती है। तो एक डिग्री हुआ एडमिनिस्ट्रेशन सूट में 2 डिग्री, फिर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग में 2 डिग्री। तीसरा है मॉर्गेज। मॉर्गेज टीपी एक्ट का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, और उतना ही मॉर्गेज सूट भी कॉम्प्लिकेटेड है। आजकल बहुत कम मॉर्गेज सूट होता है। प्राइवेट पार्टीज का तो शायद ही 20 वर्षों में मॉर्गेज सूट हुआ होगा। उसका एक कारण भी है, जब बिहार मनी लेंडर्स एक्ट 1974 में आया तो जनरली मॉर्गेज गांव देहात में लोग, छोटे किसान लोग अपना एग्रीकल्चर होल्डिंग का मॉर्गेज करके जो क्रेडिटर होता था उसको दे देते थे। तो पहले तो क्रेडिटर मनी लेंडर्स लोग होते थे, लेकिन बाद में छोटे मोटे किसान भी हैं, तो अगर उसका थोड़ा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो दूसरे किसान का मॉर्गेज में लेके जोताबाद करके उससे अपना बेनिफिट उठाता था। तो ये सुरक्षित मॉर्गेज का ज़्यादा केसेज आता था। बाद में मनी लेंडर्स एक्ट आ गया तो उसमें एग्रीकल्चर लैंड को जो मॉर्गेज में दिया जाता था तो उसका रिडम्पशन का एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन बना दिया गया मनी लेंडर्स एक्ट 1974 के सेक्शन 14 में। तो इसलिए अब उस तरह का केसेज मॉर्गेज सूट का अब नहीं आता है। मॉर्गेज में होता है, मॉर्गेज में सूट फॉर सेल होता है, सूट फॉर फोरक्लोजर होता है, सूट फॉर रिडम्पशन होता है। ये 3 तरह का सूट मॉर्गेज में होता है। तो हर तरह के सूट में मॉर्गेज में 2 डिग्री बनती है, एक प्रीलिमिनरी डिग्री, एक फाइनल डिग्री। अब इसमें है क्या कि हर प्रोविजन, मतलब 3 प्रोविजन बताए, 3 तरह का सूट, तो 3 दूनी 6 प्रकार की डिग्री बनती है अलग अलग कंडीशन में। वो सब आपको ऑर्डर 20 में इसका दिया हुआ है, उसका प्रावधान मॉर्गेज सूट के बारे में। और अपेंडिक्स में उसका डिग्री दिया हुआ है। तो मॉर्गेज सूट के बारे में आप देखिएगा ऑर्डर 20 में, तो वो भी आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा। और तरह तरह का है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावे भी है, प्रीएम्पशन का सूट का भी है, इस तरह से सब मिलेगा। और मॉर्गेज के लिए अलग से प्रावधान बना हुआ ऑर्डर 34 में। ऑर्डर 34 में मॉर्गेज के बारे में दिया हुआ है, तो उसके लिए ऑर्डर 34 पढ़ना पड़ेगा। और अपेंडिक्स देखने से ही पता चलता है कि टोटल जो फॉर्म है मॉर्गेज सूट में, करीब करीब डिग्री का 6 फॉर्म है, 6 तरह के डिग्री है उसमें। मतलब नेचर ऑफ सूट 3 तरह का हुआ, तो 3 में 2-2 तरह का सब नेचर उसका है, उसका होता है। तो वहां मॉर्गेज में भी बनता है। तो अपेंडिक्स डी को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें सेवरल डिग्री का फॉर्म है। वो जब भी डिग्री बनेगी वो जानकारी के लिए, ये तो मिनिस्ट्रियल काम है, ये कोर्ट स्टाफ का काम है बनाने का डिग्री। लेकिन पार्टीशन में वकीलों का भी बहुत रोल है, और पार्टीशन के बारे में विशेष जानकारी है। तो आपको ताज्जुब होगा कि अपेंडिक्स डी में जितना भी डिग्री का फॉर्म है उसमें पार्टीशन का कोई फॉर्म नहीं। पार्टीशन का न प्रीलिमिनरी डिग्री का फॉर्म है और न फाइनल डिग्री का फॉर्म। तो इसलिए आप यहां पर समझ लीजिए कि फाइनल डिग्री का कोई फॉर्म होता ही नहीं। अब फाइनल डिग्री क्या होता है ये आगे बताया जाएगा। और प्रीलिमिनरी डिग्री फॉर पार्टीशन करके भी कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है। तो जो पहला फॉर्म है अपेंडिक्स डी में, वो कहता है डिग्री इन ओरिजिनल सूट।
इसलिए यहां कहा गया कि फिर अपील में अपलेट डिग्री बनता है। तो डिग्री इन ओरिजिनल सूट, तो ओरिजिनल सूट का एक फॉर्मेट दे दिया गया। उसके बाद अगर मनी सूट है तो फिर वो फॉर्म नंबर 2 है जिसमें सिंपल मनी डिग्री का होता है। तो ओरिजिनल सूट का एक फॉर्मेट दे दिया गया, उसमें क्या रहेगा, और ऑर्डर 20 में रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री लिख दिया गया है। तो उसके हिसाब से डिग्री बनती है। तो उस रिक्वायरमेंट में है कि जो केस रेफरेंस है, पार्टीज का नाम पता है, कितना अमाउंट क्लेम किया हुआ है, कितना कोर्ट फीस दिया हुआ है, कितना कॉस्ट का आदेश हुआ है, ये सब का उसमें रहता है। और अदर माने कॉस्ट का कैलकुलेशंस वगैरह उसमें रहता है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो कोई डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, जो सूट लैंड है, तो जैसा प्लेंट में है सूट लैंड, उसका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है। ये सब मिला के वो फॉर्म का एक प्रारूप बना हुआ है, उसी में वो डिग्री बनती है। तो डिग्री बनाने के लिए भी ये देखना पड़ेगा, और विस्तृत जानकारी के लिए तो सिविल कोर्ट रूल्स में उसका प्रावधान है। रूल 157 से लेकर के 158 तक आप देखेंगे, और उसी चैप्टर में और आगे भी बहुत सा उसमें प्रावधान बना हुआ है, 8-10 रूल बना हुआ है। लेकिन रूल 157 आप इसका जो है सिविल कोर्ट रूल्स का, सिविल कोर्ट रूल्स का 105 to 113, रूल 105 से 113 सिविल कोर्ट रूल्स में डिग्री से संबंधित प्रावधान बना हुआ है। तो जो विद्यार्थी या जो अधिवक्ता इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, उनको अपेंडिक्स डी अच्छी तरह से देखना चाहिए, और सिविल कोर्ट रूल्स 105 से 113 तक पढ़ के समझ लेना चाहिए, और ऑर्डर 20 पूरी तरह से पढ़ के समझ लेना चाहिए। सारा क्वेरी जो होते रहा है बराबर, वो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फाइनल डिग्री पार्टीशन के बारे में है तो फिर आपको दूसरा प्रावधान भी देखना होगा, और वो प्रावधान है जो पावर ऑफ कमिश्नर फॉर पार्टीशन है, ऑर्डर 26 का, उसमें भी जाना होगा। और कमिश्नर का प्रोसीजर कैसे होगा फाइनल डिग्री का, वो सब ऑर्डर 26 में मिलेगा। इसलिए अलग अलग सब हम आपको बताएंगे आज। तो आप ही समझ गए कि कितने तरह के सूट में 2 डिग्री बनती है, डिग्री का फॉर्म कहाँ होता है, और डिग्री बनाने के बारे में सीपीसी में क्या प्रावधान है। डिग्री में क्या क्या रहेगा, कंटेंट्स ऑफ डिग्री सब इसी में लिखा हुआ है, सीपीसी में ही लिखा हुआ है। तो सीपीसी में ऑर्डर 20 में बहुत सारा रूल है, और उसी रूल के हिसाब से अलग अलग प्रावधान बनाया हुआ है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्या, रूल 6 है, कंटेंट्स ऑफ द डिग्री। ऑर्डर 20 रूल 6 कंटेंट्स ऑफ डिग्री में सब लिखा हुआ है कि रिलीफ ग्रांटेड क्या है, वो रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, अदर डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट्स, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, नंबर ऑफ सूट, ये सब उसमें रहेगा। और कॉस्ट इनकर्ड, कौन देगा कॉस्ट, किस पोर्शन में किसको देना है, अगर कोई सेट ऑफ वगैरह हुआ है तो सब वो सब करना पड़ेगा। फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर, वो रूल्स में भी है, 15 दिन के अंदर जजमेंट पास होने के 15 दिन के अंदर डिग्री बन जानी चाहिए। डिग्री बनने के बाद नोटिस बोर्ड पर 3 दिन तक के लिए उसको नोटिफाई करना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन दिया तो उस हिसाब से उसको करेक्ट करके, रेक्टिफाई करके फिर नोटिफाई होगा। कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिग्री अगर कोई डिमांड करता है तो उसको देना है, ये ऑर्डर 20 में देना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ जजमेंट इज द डेट ऑफ डिग्री, ये ऑर्डर 20 रूल 7 में कहता है। उसके अलावे अलग अलग डिग्री के बारे में दिया हुआ है, कैसे होगा। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, रूल 9 है। डिग्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो रूल 10 है। डिग्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट रूल 11 है। डिग्री फॉर मीन प्रॉफिट है,
पोजेशन में प्रॉपर्टी का रूल 12 है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का 12A है, एडमिनिस्ट्रेशन सूट का रूल 13 है जो कि बता चुके हैं आपको। प्रीएम्पशन सूट का रूल 14 है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का रूल 15 है, बता ही चुके हैं। डिग्री अकाउंट का रूल 16 है। अब पार्टीशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन का इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताएंगे और इस पर डिटेल में बताएंगे। एक आज का मेन फोकस पार्टीशन सूट के डिग्री पर रहेगा और रेलेवेंट प्रोविजन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पार्टीशन से संबंधित प्रोसीजर जो आप लोग जानते हैं और देखते हैं वो क्या होता है। प्रीलिमिनरी डिग्री पास होने के बाद जनरली फाइल क्लोज हो जाता है, यानी कि डेट उसमें नहीं पड़ता है, ऑफिस में चला जाता है। और अगर कोर्ट का ध्यान नहीं गया या दोनों पार्टी में से कोई पार्टी ने कोई स्टेप नहीं लिया, उसका दो कारण है। जनरली कोई ना कोई अग्रीव्ड पार्टी अपील में जरूर चला जाता है। तो अगर जो अपील में गया, हारा हुआ पार्टी अपील में गया, तो जो जीता हुआ पार्टी है यानी कि प्लेंटिफ अगर डिक्री सूट का हो गया तो वो देखता है कि अब अपील कर दिया है तो अपील का भी डिसीजन देख ले। उसको साइड जानकारी नहीं है, मोस्ट ऑफ द लिटिगेंट को उतनी जानकारी नहीं है, और वकीलों को अगर जानकारी है तो उसको जानकारी को प्रयोग में नहीं लाते हैं, या नए लोग और कुछ जूनियर लोग हैं उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उन लोग कोई स्टेप नहीं लेते हैं कि जब अपील हो गया तो आगे क्या स्टेप लिया जाएगा। जुडिशियल ऑफिसर्स भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, और चूंकि ऑर्डर 20 रूल 18 को ठीक से पढ़ा नहीं है किसी ने, इसीलिए ये गलती होती है। इसलिए आज इसको थ्रेड बेयर हम लाइन बाय लाइन पढ़ करके आप लोग को समझाएंगे, और समझाने के बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे कि क्या होना चाहिए। जबकि एकेडमी में ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगातार हम जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन में पढ़ाते रहे और बताते रहे हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू पास फाइनल डिग्री। वंस ए सूट फॉर पार्टीशन इज फाइल्ड, द केस डज नॉट टर्मिनेट एज सुन एज द प्रिलिमिनरी डिग्री पास। द केस इज स्टिल पेंडिंग and the court is duty bound to proceed further for getting the final degree prepared after adopting all the due process of law. उसी तरह से प्लेंटिफ जो गया है पार्टीशन के लिए, उसका भी ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है कि कोर्ट में वो प्रॉम्प्ट स्टेप ले। तो कहीं प्लेंटिफ नेग्लिजेंट होता है, कहीं कोर्ट इग्नोरेंट हो जाता है, कहीं एडवोकेट इग्नोरेंट हो जाता है, तो किसी न किसी कारण से डिले होता है। इसलिए यहाँ पर इस पर फोकस देना बहुत जरूरी है और जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि इससे हम डिले जो हो रहा है पार्टीशन सूट में कर्टेल कर सकते हैं। और आप, मैं अनुभव के आधार पर विगत 51 ईयर्स के प्रैक्टिस में मैंने जो अनुभव किया है कि आजकल ज़्यादातर सूट पार्टीशन का सिविल कोर्ट्स में पेंडिंग है, और कोई भी सूट 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से कम से पेंडिंग नहीं रहता। यहां तक कि मेरा एक अपना ही सूट है जो 1982 से पेंडिंग है, अभी तक कोई स्टेप उसमें नहीं हुआ। और मेरे फाइल में कुछ ऐसा सूट है पुराना जो और उससे पहले का है, और पहले का 40 साल पुराना भी सूट पेंडिंग है। ये बहुत विषम परिस्थिति है, और उसका कारण क्या है? खास करके अगर बड़ी फैमिली है, पार्टीज ज़्यादा है और लोग मरते जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते जाता है, ये एक भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है कि कोर्ट वैकेंट हो गया, कोर्ट वैकेंट हो गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पोस्टिंग नहीं हुआ, प्रॉपर टाइम में उसका ट्रांसफर अलॉटमेंट ऑफ वर्क नहीं हो पाया डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर, या कभी वो पुराना रिकॉर्ड्स कहीं पर किनारे में चला गया, आउट ऑफ माइंड हो गया, कोई स्टेप नहीं लिया गया। बहुत सा कारण है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लेकिन मेन कारण है कि अगर पार्टीशन सूट में इमीडिएटली आफ्टर पासिंग प्रीलिमिनरी डिग्री और तुरंत कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, तो तुरंत कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए तो ट्रैक पर रिकॉर्ड रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। कुछ जगह के बारे में हमको बताया गया, छपरा या और कुछ जगह में
ये लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, जुडिशियल अफसर लोग भी, कि हमारा अलग पॉइंट मिलता है। प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद वो रिकॉर्ड को भेज देते हैं, या तो रिकॉर्ड रूम में या ऑफिस क्लर्क के पास चला जाता है, और बाद में पिटिशन देते हैं तो उसको फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग करके अलग से फिर उसको रजिस्टर करते हैं, उसका डिस्पोजल अलग काउंट करते हैं। मतलब पहला सूट को प्रिलिमिनरी डिग्री में डिस्पोजल में काउंट करके, और इट इज़ नॉट प्रॉपर, आप पॉइंट जैसे भी बनाइए लेकिन उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर डिस्पोजल दिखाते हैं दिखाइए लेकिन पॉइंट के लिए, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सा डिले है जो कर्टेल हो जाएगा। तो इससे संबंधित प्रावधान जो है वो सिविल कोर्ट रूल्स में भी है। रूल 157 में है कमिश्नर की बहाली का, और कमिश्नर का क्या क्वालिफिकेशन होगा वो रूल 158 में है। तो ये भी देखना पड़ेगा, जानकारी होना चाहिए। तो जनरली पार्टीशन के लिए हम लोग देते हैं तो सर्वे नोइंग कमिश्नर को देते हैं, लेकिन इसके पहले कि हम पार्टीशन के बारे में, कमिश्नर के बारे में डिटेल बतावें, एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम बताना चाहते हैं। वो क्या है? वो ये है कि जनरली पार्टीशन सूट में कल्टिवेबल लैंड्स होते हैं और कुछ नॉन कल्टिवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि होम एस्टेट प्रॉपर्टी, हाउसेज, शॉप्स, टाउन एरिया में है तो शॉप्स, मार्केट बिल्डिंग वगैरह, कमर्शियल बिल्डिंग। रेयर केसेज में कोई इंडस्ट्रियल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह भी पार्टीशन में हो सकता है। तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है? ई एरिया या तो एकदम रेन शेडो में पड़ा हुआ है, या इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जो प्रैक्टिस में चल रहा है बहुत जमाने से वही कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन उसके लीगल एस्पेक्ट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट को ध्यान नहीं दिया गया है। एक्चुअली जो लैंड जिसका की लगान लगता है, लैंड रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, तो लैंड रेवेन्यू पेई लैंड जो है, यानी कि कल्टिवेबल लैंड, तो उसका पार्टीशन करने के लिए सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रावधान बना हुआ है। सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कलेक्टर इज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू इफेक्ट पार्टीशन, और चूंकि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेड है, बीजी पर्सन है, तो उसमें ये भी प्रावधान बना दिया गया कि कलेक्टर स्वयं करेगा या अपने सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा वो बंटवारा करवाएगा। तो पहले जब जमींदारों के बीच में बंटवारा होता था, यानी कि प्रोप्राइटरी राइट का, तो सब लोग जानते थे जमींदारी उन्मूलन के पहले सारा पार्टीशन जो है दो जमींदारों के बीच में या जमींदार के परिवार में बीच में, तो उसमें चूंकि लैंड भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, और अदर प्रोप्राइटरी राइट्स भी हो सकता है, जमींदार का जो इंटरेस्ट होता था, जमींदारी इंटरेस्ट, तो वो सब के लिए वो जो है कलेक्टर पार्टीशन करता था। क्यों करता था? कि कलेक्टर के पास सब रिकॉर्ड रहता है, और वो रेवेन्यू का भी, अगर सरकार को रेवेन्यू देना है, लैंड रेवेन्यू, तो उसका भी डिवीजन कर देता था शेयर के हिसाब से। और अगर जमींदार जो है लगान लेता था, और एक जमींदार को लगान से जितनी आमदनी होती थी, तो उस प्रोप्राइटरी इनकम का भी जो बंटवारा करना था, तो जितना शेयर होल्डर में बंटवारा होगा तो उसका भी रिकॉर्ड उसी के पास होता था। रजिस्टर डी, रजिस्टर्ड ए, रजिस्टर ए एंड डी कंबाइंड, ये सब उसके पास रहता था कलेक्टर के ऑफिस में। तो इसलिए कलेक्टर वाज सपोज टू बी द कॉम्पिटेंट पर्सन, इसलिए ओरिजिनली सीपीसी में प्रावधान पार्टीशन का बना हुआ है, वेयर द स्टेट इज ए लैंड रेवेन्यू पेइंग स्टेट। अब आज के तारीख में बहुत सीनियर वकील लोग से भी हमारी बात होती है तो स्टेट में कंफ्यूज कर जाते हैं। स्टेट का मतलब समझते हैं कि जो जमींदारी था वो स्टेट का सीपीसी में कहीं डिफाइंड नहीं है। तो स्टेट का ऑर्डिनरी मीनिंग होगा। ऑर्डिनरी मीनिंग कोई भी संपत्ति को स्टेट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है। एक अलग है स्टेट ड्यूटी एक्ट, उसमें जब कोई आदमी मरता है, प्रॉपर्टी छोड़ के मरता है, तो सर्टेन ड्यूटीज पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दैट स्टेट ड्यूटी एक्ट, और उसी के हिसाब से जब प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रांट होता है तो ड्यूटी मनी जो बोला जाता है उसी के हिसाब से जो हम लोग कोर्ट फीस देते हैं, उस एक्ट में प्रावधान है। लेकिन बीटी एक्ट में, बिहार टेनेंसी एक्ट में भी स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो हम लोग को बिहार
टेनेंसी एक्ट से मतलब है चूंकि जितना भी कल्टीवेबल लैंड है वो सब स्टेट के डिफिनेशन में आता है, क्योंकि सबका लगान लगता है। स्टेट का बीटी एक्ट में जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से जो लैंड रेवेन्यू पेई लैंड है वो स्टेट कहलाता है। तो उस सेक्शन 54 को पढ़ने से, स्टेट का ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग देखने से, या बीटी एक्ट के प्रावधान में जो सेक्शन 2 में डिफाइन किया हुआ है स्टेट, उसको देखने से जहां कल्टीवेबल लैंड जिसका रेवेन्यू लगता है सरकार लगान लेती है, उसका पार्टीशन कमिश्नर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, वो पार्टीशन कलेक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए और कलेक्टर को रेफर करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, तो 2 कमिश्नर बहाल करना पड़ेगा। कल्टीवेबल लैंड के लिए कलेक्टर को देना पड़ेगा, नॉन कल्टीवेबल के लिए कमिश्नर को देना पड़ेगा। तो पता नहीं कब से ही शुरू हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 50 साल से तो हम देखते आ रहे हैं कि कमिश्नर ही कर रहा है, जबकि चैप्टर 4 में ये प्रावधान बना हुआ है। अब 54 में ही नहीं बल्कि आगे एक प्रावधान बना हुआ है, वो भी आप देखिए, वो है ऑर्डर 20 रूल 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज इस पर विशेष फोकस हम दे रहे हैं, ताकि ओवरऑल डिग्री के बारे में कोई भी जो सवाल पूछा जाता है, कोई भी प्रॉब्लम छूट नहीं सके। आई एम रीडिंग ऑर्डर 20 रूल 18 CPC word by word verbatim. Decree in a suit for partition of property or separate possession of a share therein, where the court passes a decree for the partition of property or for the separate possession of a share therein, then, subclause 1, if and in so far as the decree relates to an estate assessed to the payment of revenue to the government, the decree shall declare the rights of the several parties interested in the property. इसी में लिखा हुआ है कि डिग्री में पार्टीज का राइट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी शेयर हो गया, राइट हो गया, किसका कितना शेयर है। तो इसीलिए प्रीलिमिनरी डिग्री, इसी से पता चलता है कि प्रीलिमिनरी डिग्री डिक्लेयरिंग राइट्स ऑफ द पार्टीज पास होता है। सेवरल इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी but shall direct such partition or separation to be made by the collector। देखिए यहां पर वर्ड सेल यूज हुआ है, सेक्शन 54 में भी वर्ड सेल यूज हुआ है, वहां भी लिखा हुआ है। तो सेक्शन empowers the court to act upon and rules enables the court further as a guide to act upon। तो दोनों को मिला के पढ़ने से भी पता चलता है कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर शुरू से रहा है कि जहां पर लैंड रेवेन्यू से असेस है, प्रॉपर्टी रेवेन्यू पेमेंट हो रहा है गवर्नमेंट को, तो कलेक्टर पार्टीशन करेगा। और इसमें लिखा हुआ, और एनी गजेटेड सबऑर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर डिप्यूटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ इन अकॉर्डेंस विद सच डिक्लेरेशन एंड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54। यहां भी सेक्शन 54 लिखा हुआ। अब दूसरा सब क्लॉज 2, इफ एंड इन सो फार एज सच डिग्री रिलेट्स टू any other immovable property or to movable property, the court may, if the partition or separation cannot be conveniently made without further inquiry, pass a preliminary decree declaring the rights of the several parties interested in the property and giving such further direction as may be required। तो any other immovable property और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर होगा तो इसी सब क्लॉज 2 में डिक्री प्रिलिमिनरी पास हो जाता है। और चूंकि राइट्स डिक्लेयर हो गया प्रिलिमिनरी डिग्री में, बाकी पार्टीशन करने के लिए फर्दर डायरेक्शन कमिश्नर को दिया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी में हम लोग चल रहे हैं, तो कोई टेक्निकल अगर इशू रेज किया जाए तो उसको डिसाइड किया जाएगा। हालांकि हमारे पास एक केस है, हालांकि हाई कोर्ट में वो था, बहुत पुराना, 20 साल पहले हमने ये पॉइंट रेज किया था, क्योंकि वो कमिश्नर का रिपोर्ट था, उसको हमने चैलेंज किया था। उसमें एक ग्राउंड ये भी था कि कमिश्नर हैज नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एंड
पार्टी इफेक्ट पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टीज असेस टू लैंड रेवेन्यू। बहुत लार्ज एरिया ऑफ प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व है, सैकड़ों एकड़ जमीन इन्वॉल्व था। और कमिश्नर अनसाइंटिफिक था, अदर ग्राउंड्स भी था साइंटिफिक बेसिस पर ऑब्जेक्शन, लेकिन ये जो है आपका मेन ग्राउंड था कलेक्टर वाला सेक्शन 54 ऑर्डर 18 का। बहुत सारा जजमेंट है, इवन पटना हाई कोर्ट का भी जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आज के तारीख में भी अदर हाई कोर्ट्स में ऑलमोस्ट सब जगह रेवेन्यू ऑफिसर ही पार्टीशन करता है, एडवोकेट के द्वारा कम होता, ये यहाँ ही चला रहा। तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 54 ऑर्डर 20 रूल 18 को एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाता है कि पार्टीशन सूट में भी 2 डिग्री बनती है। अब फाइनल डिग्री का पार्टीशन सूट में क्या फॉर्म होगा, ये कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब कहीं नहीं। दूसरा, प्रिलिमिनरी डिग्री का भी फॉर्म अपेंडिक्स डी में प्रिस्क्राइब नहीं है, जैसा कि अदर सूट्स में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, यानी कि प्रिलिमिनरी डिग्री का भी कोई नहीं है। तो डिग्री के डेफिनेशन जो बताए और डिग्री का जो प्रोविजन ऑर्डर 20 रूल 6 हो गया, उसके बाद रूल 7 हो गया और कंटेंट्स ऑफ डिग्री ये जो बना हुआ है, इसके हिसाब से डिग्री बनती है। सारा डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है। वो नया प्रोविजन भी जोड़ दिया गया है, 6A और 6B 2002 के अमेंडमेंट से आ गया है। तो एक साथ पढ़ने के बाद ऑर्डर 20 का रूल 6, 6A और 6B ये पढ़ने से कैसे डिग्री में क्या क्या रहेगा ये पता चल जाता है। और रूल 18 में प्रिलिमिनरी डिग्री के बारे में पता चलता है। तो जो अपेंडिक्स डी में फॉर्म नंबर 1 है, वो ओरिजिनल सूट का डिग्री का, उसको मिला करके इस प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 20 मिला करके, तो उसी तरह का फॉर्म अभी सिविल कोर्ट में यूज होता है, जिसमें सब लिखा रहता है। आप लोग देखे होंगे और रोज देखते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं है, वो अनुभव की बात। अब दूसरा, प्रिलिमिनरी डिग्री में कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है। सूट में हम लोग कोर्ट फीस देते हैं, तो उसके लिए कोर्ट फीस एक्ट अप्लाई करता है और कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से जिस तरह का नेचर ऑफ सूट है उस तरह का पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस होता है। लेकिन फाइनल डिग्री में कोर्ट फीस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, खास करके पार्टीशन सूट में? तो पार्टीशन सूट में जो हम लोग देते हैं फाइनल डिग्री बनने के लिए, वो कोर्ट फीस नहीं होता है, दैट इज एन स्टैम्प, उसको स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं। स्टैम्प ड्यूटी के लिए प्रावधान बना हुआ है स्टैम्प एक्ट में। तो क्यों स्टैम्प लगता है? पार्टीशन सूट में प्रिलिमिनरी डिग्री बन गई, उसके बाद कमिश्नर नाप जोख करके और चार्ट बना करके बंटवारा कर करके हर पार्टी को अलाउट कर दिया, या प्लेंटिफ का शेयर निकाल के अलाउट कर दिया, तो उसी के आधार पर फाइनल डिग्री बनती। तो जो फाइनल डिग्री बनती है तो उस पर क्यों कोर्ट फीस लगेगा? कोर्ट फीस बोलना उचित नहीं है, स्टैंप ड्यूटी। जो भी हम लोग स्टैंप इस्तेमाल करते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, वो कोर्ट फी स्टैंप होता है। बाकी जो स्टैंप होता है वो नॉन जुडिशियल वर्क के लिए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कराना, जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यूज होता है। तो जो भी हमको स्टैंप देना पड़ता है उसको स्टैंप ड्यूटी कहते हैं, इसलिए कि स्टैंप ड्यूटी इंडियन स्टैंप एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है और ये सेंट्रल एक्ट है। लेकिन बिहार सरकार को इसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में स्टैंप एक्ट आता है। तो बिहार सरकार बराबर जो ड्यूटी है
चार्ट ऑफ ड्यूटी है उसको अमेंड करते रहती है, सरचार्ज वगैरह लगाते रहती है। कोर्ट फीस में भी अमेंडमेंट होता है, उसी तरह स्टैम्प एक्ट में भी होता है। तो उसी को स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं। वो स्टैम्प के फॉर्म में वो ड्यूटी हम लोग देते हैं। अब आप लोग को तो अनुभव है, कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन फी के अलावा स्टैम्प ड्यूटी लगता है, यानी कि वो स्टैम्प का फॉर्म एक बना हुआ है स्टैम्प, उसी स्टैम्प पर इनकॉर्पोरेट कर दिया था। तो उसी तरह से जो फाइनल डिग्री बनता है वो स्टैम्प पर इनकॉर्पोरेट होता है। क्यों होता है? अगर नहीं होगा तो क्या इफेक्ट होगा? तो फाइनल डिग्री चूंकि पार्टीशन का है, तो पार्टीशन के लिए क्या तरीका है? पार्टीशन अगर हम करेंगे तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पार्टीशन करेंगे, और या तो कोर्ट के आदेश से, या सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट या पंचेज के आदेश से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में, 3 तरह से पार्टीशन हो सकता है। या पार्टी वॉलंटरली ओरली पार्टीशन कर लिया तो कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, या मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन लिख दिया तो मेमोरेंडम पर भी कोई स्टैम्प की जरूरत है। लेकिन किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा बंटवारा किया जाता है जिसको पार्टीशन डीड बोलते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? कि सेक्शन 17 सब क्लॉज 1 रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो, एक्सटिंग्विश हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में 100 रुपीज से ऊपर, 100 रुपीज से ऊपर का, तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो पार्टीशन में क्या है, जब तक ज्वाइंट है तो किसी पार्टी का पता नहीं कितना किसका शेयर है और कौन प्रॉपर्टी किसके शेयर में जाएगा। लेकिन जब बांट करके कमिश्नर दे देता है तो वो शेयर अलग अलग आदमी का हो जाता है। तो मान लीजिए कि प्लेंटिफ को मिल गया कोई शेयर में 5 बीघा जमीन, तो 5 बीघा में उसका एक्सक्लूसिव टाइटल कन्वे हो गया, और बाकी का टाइटल जो पहले से था ज्वाइंटनेस के समय में वो खत्म हो गया। खत्म हो करके वो फिर उन लोग को दूसरे दूसरे जमीन में मिल गया। तो एक ज्वाइंट पार्टी का माने एक को पार्टनर या को ओनर का टाइटल एक्सटिंग्विश हो गया, दूसरे को ओनर को उसमें टाइटल मिल गया। तो एक तरह से ये क्रिएशन ऑफ टाइटल एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ टाइटल का भी सवाल आ गया है। दोनों चीज पार्टीशन में होता है। तो इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट के डिफिनेशन में आता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में डिफाइन है। इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 ऑफ दैट एक्ट। तो चूंकि ये कमिश्नर ने जो बनाया चार्ट अलॉटमेंट का, तो ही फाइनल डिग्री है। अलग से कोई फॉर्म उसका नहीं बनता है और नहीं बनाया जाता है, वो फाइनल डिग्री है। तो फाइनल डिग्री कब होगा, कैसे होगा, कमिश्नर के प्रावधान के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में आपको उसके बारे में पूरा बताएंगे। अभी इतना यहाँ पर बता देते हैं कि सेक्शन 45 जो है, सीरियल नंबर 45 जो है, शेड्यूल नंबर 1A ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के सीरियल नंबर 45 में दिया हुआ है कि कोई भी सिविल कोर्ट का भी डिक्री होगा, या रेवेन्यू कोर्ट का डिक्री होगा, या पंचेज का अवार्ड होगा, वो जिसके द्वारा पार्टीशन इफेक्ट हुआ है तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन है, उसी के द्वारा पार्टीशन हुआ तो उस पर स्टैंप लगेगा, जैसे कि अदर कन्वेंस डीड पर लगता है, उसी हिसाब से उसी रेट से लगता है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज करते हैं। बहुत बार लोग, हमको सहरसा से एक एडीजे साहब ने फोन किया था एक बार, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो कोर्ट फीस स्टैंप लोग फाइनल डिग्री के लिए दाखिल कर दिया था, फाइनल डिग्री के लिए कोर्ट फीस स्टैंप दाखिल कर दिया, तो कोर्ट फी स्टैंप के ऊपर फाइनल डिग्री नहीं बनेगा। वो जो स्टैंप होता है वो नॉन जुडिशियल स्टैंप होता है, और नॉन जुडिशियल स्टैंप पर फाइनल डिग्री बनता है। और फाइनल डिग्री क्यों बनाना जरूरी है कि अगर फाइनल डिग्री नहीं बनेगा तो जो अलॉटमेंट जिसको हुआ उस पर उसका कंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव टाइटल होगा ही नहीं। तो टाइटल पास करने के लिए जरूरी है। और दूसरा, एक्सक्यूशन अगर करने की आवश्यकता है तो फाइनल डिग्री होगा तभी होगा। तो फाइनल डिग्री कब होगा? तो जब हम रिक्विजिट स्टैंप देंगे। स्टैंप कितना लगेगा? जो स्टैंप एक्ट में प्रेस्क्राइब है। और वो स्टैंप कहाँ से मिलेगा? वो वहां से मिलेगा
ट्रेजरी से मिलेगा जहां अदर स्टैंप मिलता है। और उस किसकी ड्यूटी है? जो डिग्री बनवाना चाहता है। डिग्री कौन बनाना चाहता है? जिसको डिग्री मिला। डिग्री किसको मिला? प्लेंटिफ जो सूट फाइल किया उसको डिग्री मिला। तो वो डिग्री मिला, उसके बाद कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का खर्चा जमा किया, कमिश्नर अपॉइंट हुआ, कमिश्नर ने रिपोर्ट दिया। अब वो रिपोर्ट को फाइनल डिग्री बनाना है, तो फाइनल डिग्री बनाने के लिए उसको फिर स्टैंप देना पड़ेगा। स्टैंप देने के बाद उसकी डिग्री बन जाएगी। अगर कुछ दिन के बाद दूसरा डिफेंडेंट कहता है हमको डिग्री नहीं बना, हमको भी बना दिया जाए, तो फिर वो अप्लाई करेगा, तो उसको भी बन जाएगा, वो भी स्टैंप देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि फाइनल डिग्री एक सूट में कई बन सकता है जब जरूरत हुआ। अगर ऐसा डायरेक्शन है प्रिलिमिनरी डिग्री में कि सभी पार्टी जो भी हैं, 2 3 4 पार्टी जो है, सबका अलग अलग इतना शेयर है, सबका डिग्री बना दिया जाए, तो एक ही बार में सबका डिग्री अलग अलग बन जाएगा। तो सबको अपने अपने शेयर का देना पड़ेगा। फिर स्टैंप कितना पर लगेगा ये भी प्रावधान है। तो जब जितना टुकड़ा में बांटना है बांट दिया जाए, बांटने के बाद जो सबसे छोटा शेयर है, मान लीजिए बहुत सा मुकदमा में ऐसा रहता है कि एक पार्टी का 2 आना शेयर है, तीसरे पार्टी का 4 आना शेयर है, किसी पार्टी का 8 आना शेयर है, इस तरह से वेरिएशन अगर है, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट शेयर है उसी पर वो स्टैंप लगता है, फाइनल डिग्री का उसी पर लगता है। और अगर एक बार में बन गया तो एक ही बार में वो स्टैंप लग जाएगा, और उसका सर्टिफाइड कॉपी और लोग लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है। पूछते हैं लोग कि कितना लगता है, कहाँ प्रावधान है? तो प्रावधान यही है, इंडियन स्टैंप एक्ट। क्यों लगता है ये भी आपको जानकारी मिल गई कि क्यों लगता है, ये लगना जरूरी है। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए कुछ रूलिंग्स वगैरह की भी आवश्यकता पड़ेगी जानकारी के लिए, खास करके। और किन्हीं को अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्लैरिटी की आवश्यकता हो तो उस पर हम जजमेंट भी लिखाएंगे। और कमिश्नर के प्रोसीडिंग के कंडक्ट करने के ऊपर, और कमिश्नर को क्या क्या पावर है, क्या करना चाहिए, इस पर भी बहुत सवाल पूछते हैं लोग। तो फाइनल डिग्री की प्रक्रिया खास करके बंटवारा के मुकदमा में कैसे संपन्न होती है और क्या करना चाहिए और क्या गलती हो रही है, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।